नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विरोध करना सपा की मजबूरी, विधानसभा में बोले सीएम योगी। कुंभ में चुपचाप डुबकी लगाकर आ गए अखिलेश, सीएम योगी का बयान। कुंभ को लेकर दिए गैर जिम्मेदाराना बयान, दिखाए गए झूठे वीडियो, सीएम योगी का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने टॉस जीता, न्यूजीलैंड की पहली बल्लेबाजी। 56 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं त्रिवेणी में स्नान, विधानसभा में बोले सीएम योगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला शव। गमछे से लटकता शव देख इलाके में फैली सनसनी। सूचने पर पहुंची पुलिस ने की शव की शिनाख्त। बैन तियारी गांव निवासी मृतक अनिल सिंह के रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलिया थाना क्षेत्र के बैन तियारी गांव के सिवान की घटना। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां चोर किराना की दुकान में सैंध लगाकर पान मसाला चुरा ले गए। हजारों रुपए कीमत के पान मसाले के साथ चोरों ने कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकानदार ने दुकान खोली तो उसे चोरी की जानकारी हुई। चोरी का ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर चौराहे का है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर हमारी दुकान में पिचकारी थी 7,000 रुपए की, वो संची के जाल के पैसे लगे थे 15,000 रुपए, वो एक बूढ़ी संची की गायब हुई है और जो दूसरी खुली थी उसमें से भी पैकेट निकाल लिए। तो दीवार टूटी है, पीछे दीवार टूटी है। क्या क्या लेके दुकान? संची की बोरी ले गए और दूसरी बोरी जो खुली थी उसमें से भी 10-15 पैकेट गायब है। अच्छा, तो लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 40,000 के आसपास। दुकान कहाँ पे स्थित है? गौरी शंकर चौराहे। तो क्या कैमरे वगैरह लगे हैं कुछ? कैमरे, लेकिन वो उधर से आए नहीं, कैमरे लगे हुए हैं, पीछे एक कैमरे लगा हुआ है, वो दीवार टूटी हुई है। दीवार तोड़ के प्रवेश किया अंदर? हाँ। अच्छा, तो पुलिस का गश्त वगैरह होता है क्या? होता है, लेकिन उधर नहीं होता, पीछे मौसम को तोड़। अच्छा, क्या लग रहा तुम्हें, किसी के ऊपर शक वगैरह है क्या? सब तो अभी हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, जानकारी हो और कुछ ले गया क्या? और कुछ नहीं। दीवार तोड़ के प्रवेश किया दुकान? दीवार टूटी है और दिखा दें आपको। पिता का नाम क्या है तुम्हारे? मोहम्मद इरशाद। तुम्हारा? कहाँ रहते हो? बगलपुरवा। अगली खबर पश्चिम बंगाल के हुगली से, जहां के पांडुआ ब्लॉक की द्वारबासिनी पंचायत कार्यालय में मंगलवार दोपहर भारी हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान जैनबा खातून पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया और कहा कि वो पंचायत की विभिन्न सेवाओं में अपनी करीबी लोगों को प्राथमिकता दे रही है। यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं और घर आवंटन में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रमाण पत्र देने के लिए उनसे पैसे की मांग की जा रही है। कई बार जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को पांडुआ बीडीओ, हुगली एसडीओ और पंचायत समिति के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जांच की गई। जांच के बाद स्थिति और तनाव पूर्ण हो गई। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रधान को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों के जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पंचायत कार्यालय में धावा बोल दिया और प्रधान जैनबा खातून को एक कमरे में बंद कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने मोबाइल में व्यस्त रही। প্রধান দুর্নীতি স্বজন পোষণ করছে, দিনের পর দিন দুর্নীতি করে যাচ্ছে এবং টাইম পঞ্চায়েতে আসে না, জনসাধারণের কোনো কাজ করছে না, শুধু চেয়ার বসে যা শুধু টাকা লুটপাট করে খাওয়া যাচ্ছে দিনের পর দিন এবং কন্ট্রাক্টররা
ভালো কাজ করছে না, মানে কন্ট্রাক্টরও ভয় খাচ্ছে, বিল পাস করতে চাইছে না, বাড়িতে বসে বিল নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে একটা টাকার দাবি করছে, সেই টাকা নিয়ে বিল পাস করলে তবে টাকা ছাড়ছে গায়ে। কন্ট্রাক্টর ভয় বলছে আগামী দিনে আমরা এই পঞ্চায়েতে কাজ করবো। এমন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান, এই প্রধানকে আমরা চাইছি না, এই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান এখান থেকে সরে যাক এবং এই প্রধানের সিটটা যেন অন্য কেউ বসে সরকারিভাবে যেন পরিচালনা করা হয়। আমরা এই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান চাই না। এবং সিপিএমকে নিয়ে উনি কাজ করে যাচ্ছেন, কোনো তৃণমূলের কোনো মেম্বারকে নিয়ে কোনো কিছু না জানিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। রেজুলেশন লিখছে এক আর করছে এক, মানে আমরা সেই রেজুলেশন জানতে পারছি না। ওন ফান্ড দিনের পর দিন শেষ করে যাচ্ছে। এই ওন ফান্ড থেকে মানে আজকে মানে আপনার টিএ বিল উঠছে প্রধানের, আজকে বিভিন্ন কোনো দিন আমাদের ওন ফান্ড কোথায় কি ইনকাম আছে কোনো দিন কোনো সদস্যকে জানাচ্ছে না। কলের মালপত্র আসছে, কলের মালপত্র কত টাকা এলো কত টাকা গেল কিচ্ছু জানতে পারছি না। আমরা জানার চেষ্টা করলে বলছে তোমাদের উত্তর দেবো না, তখন এখানে আমরা জানি না। উনি কোন দলের পঞ্চায়েত প্রধান? উনি পঞ্চায়েত আমাদের তৃণমূলের প্রধান। আর আপনিও তো তৃণমূলের আমিও প্রধান। তৃণমূলের প্রধান। তৃণমূলের এগেনস্টে বলছে অনেক ব্যাপারটা মানে উনি তো আমাদের যেটা যেটা সত্যি সেটা বলছি, এটা তো এগেনস্টের কিছু নয়। উনি আমাদের মানে পঞ্চায়েত আসছে না, আমরা যে জনপ্রতিনিধি, আমরা পরিষেবা পাচ্ছি না, এলাকায় মানুষের কাছে আমরা গালাগালি খাচ্ছি, বিভিন্ন রকম টর্চার হচ্ছে, উন্নয়নের কাজ পাচ্ছি না। তাই তো আমরা মানে আজকে দেখছি প্রধানকে যখন জিজ্ঞাসা করছি প্রধান আমাদের কোনো উত্তর দিচ্ছে না। আমরা কি করব? তাহলে হয় যদি প্রধান আমাদের কাছে কোনো উত্তর না দেয় তাহলে আমাদের কাছে রিজাইন দিতে হবে, সরে আসতে হবে এখান থেকে। আমরা এইভাবে থাকতে পারি না পঞ্চায়েতে। আমরা কেন এলাকার মানুষের কাছে গালাগালি খাবো প্রধানের ভুলের জন্য? প্রধান আজকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান, আজকে বিভিন্ন জায়গায় লুটে বটে খাচ্ছে এবং উনি খাচ্ছেন, ওনার কিছু শ্বশুর আছে এবং ওনার কিছু লোক আছেন বিভিন্ন জায়গায় টাকা তুলে খাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় আমার কাছে সেটা প্রমাণ সহ আছে। ওনার শ্বশুর তো দেখলাম নির্মাণ সহায়কের ঘরে খিল দিয়ে বসেছিলেন, এটা কেমন ভাবে দেখছেন আপনারা? এটা খুব খারাপ, মানে উনি দিনের দিন আসে, মানে খারাপ, একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। মানে উনি আজকে মানে দীর্ঘদিন সিপিএম করে গেছেন, দীর্ঘদিন আজকে ওনার এলাকায় খুব খারাপ একটা মানে বদনাম হয়ে আছেন। সিপিএম করে গেছে, টাকা লুটপট করে খেয়ে গেছে, ওনার বাড়ির বউকে প্রধান করা হয়েছে, সেই একই জিনিস করে উনি গেছে। তো সাংবাদিকদের গায়েও হাত দিল দেখলেন। হ্যাঁ দেখেছি তো, এটা খুব খারাপ চোখে লাগছে, এটা লজ্জাজনক ব্যাপার। আমরা কিন্তু আমরা এটা প্রতিবাদ চাই। একটা মহিলা সাংবাদিক কেন গায়ে হাত দেওয়া হলো, এর আমরা প্রতিবাদ চাই। আমরা লজ্জাজনক ব্যাপার। ওনার কিন্তু মিডিয়া যেন হাত দিয়েছেন তার যেন প্রতিবাদ করে, এটা আমরা দেখতে চাই প্রধানকে। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্রীকান্ত রায়। আপনি তৃণমূল সদস্য? আমি তৃণমূল সদস্য। আমি এখানে পঞ্চায়েতের তৃণমূল যে সকল সদস্য আছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আপনারা যারা মিডিয়া এসেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো এই কারণে, যা আমরা ভোটের আগে জনসাধারণকে যেটা বোঝাতে পারিনি, আজকে তৃণমূলের সকল সদস্যরা নিজেদের ভুল বুঝে আজকে পঞ্চায়েতে যে বিক্ষোভ করছে, এর জন্য এদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। কারা বিক্ষোভ করছে? তৃণমূলের যত সদস্য আছে তারা নিজেরা বিক্ষোভ করছে। কেন? কারণ হচ্ছে এই পঞ্চায়েতের দীর্ঘদিনের দুর্নীতি। আজকে বিভিন্ন কলের যে ব্যাপার আছে সেখানে দুর্নীতি, ইন্দিরা আবাসনের ঘরে দুর্নীতি, পয়সা খেয়ে বিভিন্ন লোককে ফলস ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দেওয়া, এই ধরনের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে আজকে তৃণমূলেরই সদস্যরা প্রধানকে আটকে রেখে বিক্ষোভ করে এবং পঞ্চায়েতে প্রধানের ঘরে তালা মেরে দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এসডিও ম্যাডাম এসেছিলেন এবং উনি চলে যাওয়ার পরে আজকে লোকাল জনসাধারণ এখন প্রধানকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আপনি তো একজন বিরোধী দলনেতা, আপনার দিক থেকে কি বলবেন এই নতুন কিছু নয়, সারা রাজ্যে যে ধরনের ভাবে আজকে প্রশাসন চলছে, আমাদের জায়ের দারবাসনী অঞ্চলের এই পঞ্চায়েত তার বিকল্প নয়। আজকে সারা রাজ্যে দুর্নীতি এইভাবেই চলছে। মানুষ আগামী দিনে যাতে সচেতন হয় এবং সচেতন ভাবে ভোট দিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে, তার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাবো। একটা জিনিস দেখলাম এখানে প্রধানের যে শ্বশুর মশাই, তিনি নির্মাণ সড়কের ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে বসছিলেন এবং সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে সাংবাদিকদের ঠেলে ফেলে দেয়, কি বলবেন? উনি দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতে আসেন, উনি পঞ্চায়েতের কোনো প্রতিনিধি নয়, কোনো স্টাফ নয়, উনি প্রধানের শ্বশুর। প্রধান এবং প্রধানের শ্বশুর মিলেই পঞ্চায়েতে এই ধরনের দুর্নীতি করছে, আমাদের দীর্ঘদিন ধরেই খবর আসছে। আজকে যার জন্য জনসাধারণ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আপনি কি চাইছেন তাহলে? এখন আমরা যেটা চাইছি, তৃণমূলের যারা সদস্য তারা চাইছে, জনসাধারণ চাইছে এই সরকার যাতে উৎখাত হয়, এই প্রধান যাতে সরানো যায় তার ব্যবস্থা চাইছে। কি নাম আপনার? আমার নাম অভিষেক আদক, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সদস্য। শুনুন, এটা মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে আর এই বিষয়ে আমি আর কোনো মন্তব্য করতে চাই না। সাধারণ মানুষ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে, ভোট পায়নি এই কথা বলছে, আপনি কি বলবেন এই বিষয়ে? আপনি এই সরকারি পরিষেবা দিতে ব্যর্থ কেন প্রধান হিসেবে? আজকে এসডিও ম্যাডাম, ভিডিও ম্যাডাম আপনার অফিসে এলো কেন? কি বিষয়ে এসেছিলেন বলবেন ম্যাডাম? আজকে কেন এসেছিল এসডিও ম্যাডাম, ভিডিও ম্যাডাম? আপনি কোন পোস্টে আছেন পঞ্চায়েতে?
অনেক পঞ্চায়েতে কোন পোস্টে আছে একটু বলবেন? আপনাকে নিতে এসে এনএসএ ঘরে ঢুকে পড়লেন, এটা কিভাবে ঢুকলেন সেই ব্যাপারটা আমাদের একটু বলবেন। ভিতরে খিল দিয়ে বসছিলেন, একজন সদস্য ছিল ভেতরে, মহিলা সদস্য ছিল নির্মাণ সহায়তার ঘরে, উনি কোন অনুমতিতে ঢুকলেন সেটা যদি আমাদের একটু বলেন। উনি কি থাকতে পারে? কি নাম আপনার ম্যাডাম? আপনার নামটা কি? अगली खबर बिहार के दरभंगा से, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी से जुड़कर आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से जुटने का संकल्प दोहराया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष मेराज अली ने की और बताया कि पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हम सभी पार्टी कार्यकर्ता पार्टी की सोच और नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। रखा था, क्या कुछ निर्णय लिया गया है और किस लिए ये कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया था, इसको विस्तार से थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से इस मीटिंग का जो बातें हैं वो समाज के बीच जाएंगी। भारतीय युवा कांग्रेस के तत्वाधान में लगातार चलो पंचायत चलो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जो अलग अलग पंचायतों में वार्डों में जाकर लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो किया गया कार्य है, जो इस देश के विकास में जो कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है या देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों के लिए काम किया है उसको बताना है। साथ ही साथ जो हमारा संगठन है, संगठन में नए लोगों को हमको जोड़ना है, नए लोग और पुराने लोगों को एक साथ जोड़कर संगठन को मजबूत करना है। साथ ही साथ हम लोग जो है जो ज़मीनी स्तर पर हम लोग कार्यक्रम करके वहाँ की जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जो समाज के मुद्दे हैं उनको नोट आउट करके हम लोग उस पर अपना आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो इन सभी जो चीज़ों को लेकर जो युवा कांग्रेस ने एक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया है, चलो पंचायत चलो वार्ड, वो हम लोग कर रहे हैं। आज भरवारा में इसी कड़ी में हम लोग बैठे हैं और भरवारा पंचायत के और अलग अलग पंचायत के जो हमारे साथी यहाँ शामिल हुए हैं। तो हम लोगों का मकसद है कि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो सरकार संविधान के साथ साथ इस देश के युवाओं के कैरियर, क्योंकि हम तमाम जो युवा साथी हैं, हमारा मकसद है इस देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस देश के छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो आपको भी पता होगा बिहार में बीपीएस में बात करें तो जितने सक्रिय आप कांग्रेस के लिए दिखते हैं और जगह जगह बैठक भी कर रहे हैं, आज जो बैठक में शामिल हुए थे, क्या कुछ उद्देश्य था इन बैठक का? देखिए, ये इस बैठक का उद्देश्य ये है कि भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो है एक मुहिम चलाया जा रहा है कि पंचायत चलो वार्ड चलो अभियान, उस पर जो है बूथ स्तर पर जो है और पंचायत स्तर पर है कमेटियों का गठन और नए लोगों को जो है पार्टी में जोड़ना, और इसमें जो है नुक्कड़ सभा, जनसभा, हर तरह का नुक्कड़ नाटक, इस तरह के माध्यमों से जो है पार्टी के लोगों को प्रेरित करना है और कार्यकर्ताओं को बनाना है। और साथ ही जो लोकल समस्या है, जो जनता की समस्या है पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, उस समस्या का हल और निदान कैसे निकले, उसके लिए भारतीय युवा कांग्रेस ये मुहिम चला रही है। इस समस्याओं को लेकर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रखंड और जिला के पदाधिकारियों से मिलकर जो है उस पर निर्णय भी, उस पर जो है लोगों की समस्या का हल भी करवाएंगे। और साथ में जो पार्टी के कार्य होंगे, आगामी विधानसभा भी चुनाव आ रहा है बिहार में, उस विधानसभा ये बैठक रखी गई थी, किन विषयों पर चर्चा हुआ है? जी, आज जो बैठक रखी गई थी वो है वार्ड चलो पंचायत चलो। आप जानते ही हैं कि जो जाले विधानसभा है वो कांग्रेस की सीट है, तो यहाँ जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय नहीं थे, वो लोग समझे सोए हुए थे। चुनाव आने वाला है तो हम लोगों की कोशिश है कि हर वार्ड में कांग्रेस का सदस्य हो, बूथ कमेटी हो, पंचायत अध्यक्ष हो, और पूरे जाले विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और ज़्यादा से ज़्यादा जो वरीय पदाधिकारी हो, जैसे पंचायत अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो
वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर हो, इस सबको हम लोग को बनाने का काम करेंगे। इसमें ये भी करना है कि जो भी लोग पहले से कांग्रेस, जिनके बाप दादा जुड़े हों, उन लोग से मिलना है, उन लोगों को कन्विंस करना है। हम कांग्रेस की विचारधारा के लोग मानने वाले लोग हैं, गांधी के मानने वाले लोग हैं, तो ये देश की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस को लाना है ताकि बीजेपी को उखाड़ सके। और एक कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो बीजेपी को भारत की सत्ता से हटा सकती है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अफरोज आलम है और मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूँ। हम लोग पारिवारिक खानदानी कांग्रेस के लोग हैं। हम लोग यहाँ से उम्मीदवार भी रह चुके हैं 2010 में कांग्रेस के। तो हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनावे कांग्रेस का और कांग्रेस को जाले विधानसभा में मजबूत करें। द्वारा हम लोग पंचायत चलो, वार्ड चलो, हम लोग प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक पंचायत में जाने का प्रयास करें। और कांग्रेस पार्टी इतना भी कमज़ोर नहीं है, इसको इतना कमज़ोर नहीं देखा जाए। हम लोग प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में अपना कार्यकर्ता खड़ा करेंगे और उस मजबूती के साथ जाले विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरा नाम गुंजन चौधरी हुआ, रामपुरा का। अगली खबर झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी से, जहां ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इटखोरी महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राजकीय इटखोरी महोत्सव का अपना एक विशेष महत्व है और इस महोत्सव को देखने के लिए झारखंड के विभिन्न भागों से लोग पहुंचते हैं। इस बार के महोत्सव में बॉलीवुड कलाकार, राज्य स्तर के कलाकार और स्थानीय कलाकार अपनी कला का जादू बिखरेंगे। अगली खबर गुजरात के तापी जिले से, जहां सोनगढ़ नगर पालिका आम चुनाव 2025 और मिजार कुकरमुंडा तालुका पंचायत उपचुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित किए गए। सोनगढ़ नगर पालिका के कुल 7 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 सभी सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वार्ड नंबर 6 की 2 सीटों पर सफलता मिली। सुबह से शुरू हुई वोटों की गिनती में एक के बाद एक वार्ड वार नतीजे सामने आ रही हैं। दोपहर 12 बजे तक सभी 7 वार्डों के नतीजों के लिए गिनती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के हुगली से, जहां की गुड़ाप थाना पुलिस ने गाड़ी समेत 5 लोगों को टावर बैटरी और बैटरी के उपकरण चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपियों को 3 दिन रिमांड अर्जी के साथ आज चूड़ा जिला अदालत में पेश किया गया। हुगली जिले की ग्रामीण पुलिस के डीएसपी प्रियव्रत बक्सी ने गुड़ाप थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ महीनों से हुगली जिले के गुड़ाप, दादपुर, बर्दवान जिले के जामलपुर, मेमारी सहित कई इलाकों में मोबाइल टावर की कीमती बैटरियों और उनके उपकरणों की चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें जांच करते हुए तारकेश्वर से 3, पांडुआ से 1 और झाड़ग्राम से 1 आरोपी को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार सुबह सभी आरोपियों को चोरी की गई बैटरी और अन्य सामान के साथ अदालत में पेश किया गया, जहां 3 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गई। আমাদের হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সদর সাব ডিভিশন এবং পূর্ব বর্ধমানের পার্শ্ববর্তী থানা জামালপুর এবং মেমারিতে প্রায় 12 থেকে 13টি যে মোবাইল ফোনের টাওয়ার
থাকে সেই টাওয়ারগুলি যে ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয় সেই ব্যাটারিগুলি চুরি হতে থাকে। এর মধ্যে গুলাব থানাতে 3টি কেস, দাঁতপুরে 2টি, পোলবা, ধনেখালি, পান্ডুয়া, বলাগড়, জামালপুর, মেমারি এবং হরিপালে 1টি করে কেস রিপোর্ট হয়। এই টাওয়ারের ব্যাটারিগুলির একটি মূল্য প্রায় 80,000 টাকা করে। এই চুরির ফলে জেলা পুলিশের উদ্বেগ তৈরি হয়, এত কেন চুরি হচ্ছে। এরপর আমাদের জেলার এসপি সাহেবের নির্দেশ মতো প্রত্যেক থানায় এই টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির গ্যাংকে ক্র্যাক করার জন্য বিশেষ দল তৈরি করা হয়। এই বিশেষ দলগুলি প্রত্যেক থানায় কিভাবে চুরি হয়েছে, কোন রাস্তা দিয়ে গেছে ইত্যাদি সিসিটিভি দেখে দেখে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। রাত্রিবেলায় ওই এলাকার কোন মোবাইল বেজেছিল, ব্যবহৃত হয়েছিল, স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ থেকে তারও তথ্য নেওয়া হয়। বিগত কয়েকদিন আগে গুলাব থানার বিশেষ তদন্তকারী দল ওসির নেতৃত্বে একটি গাড়ি এবং তার ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে এবং ড্রাইভারের সূত্র ধরেই গুলাব থানার এই বিশেষ তদন্তকারী দল ওসির লিডারশিপে প্রচুর ব্যাটারিগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি উদ্ধার করে এবং টোটাল 5 জনকে গ্রেপ্তার করে, যার মধ্যে ওই যে বেসরকারি কোম্পানির টাওয়ারগুলি ছিল তার 2 জন টেকনিশিয়ান জড়িত। যে পরিমাণ এই বেসরকারি টাওয়ারগুলির ব্যাটারি চুরি হয়েছিল তার বাজার মূল্য 15 লক্ষেরও বেশি। পুলিশ, গুলাব থানার পুলিশ অধিকাংশই উদ্ধার করেছে। তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ আরও তথ্য বার করার চেষ্টা করছে। আমরা আশা করছি যে জেলার এবং আমাদের জেলার বাইরেও যে সমস্ত জায়গায় এই গ্যাং কাজ করেছে সেগুলিকে আমরা শীঘ্রই উদ্ধার করব। বাড়ি কোথায়? এদের তাদের মধ্যে 3 জনের বাড়ি তারকেশ্বর, 1 জনের বাড়ি ঝাড়গ্রাম আর 1 জনের বাড়ি পান্ডুয়া। এরা স্যার মানে চুরি বাদ দিয়ে অন্য কিছু কি করতো? সেগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি। কদিনের পুলিশ রিমান্ড নেওয়া হচ্ছে? এই মুহূর্তে 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড নেওয়া হয়েছে। আমরা অন্যান্য কেসেও তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে কোর্টের কাছে পেয়ার সাবমিট করছি। আরও পুলিশ রিমান্ডে তাদের নেওয়া। প্রথম যে গ্রেপ্তার হয় কত তারিখে? প্রথম গ্রেপ্তার হয় গত পরশু রাত্রে। না, ওটা তো 9 তারিখে রাত্রে হয়েছিল। 9 তারিখে রাত্রে ড্রাইভার এবং গাড়ি হয়, তারপরে জিজ্ঞাসাবাদ, তাকেও রিমান্ডে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলতে চলতে আজকে আমরা এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। তাদের নামগুলো আমরা এই মুহূর্তে প্রকাশ করছি না, আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করব। এদের মধ্যে কোনো টেকনিক্যাল পার্সন আছে? হ্যাঁ, 2 জন টেকনিক্যাল পার্সন আছে। যে বেসরকারি সংস্থার টাওয়ার, তাদের 2 জন টেকনিশিয়ান এই কেসে গ্রেপ্তার হয়েছে। কারণ এই কেসে ব্যাটারি খোলাতে যদি টেকনিশিয়ান তার টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার না করেন, যে কোনো সময়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে? আমরা তদন্ত করে দেখছি সেগুলো। টেকনিশিয়ানদের বাড়ি কি তার বিষয়ে লাগে না? পুরসুরাতে আছে, পান্ডুয়াতে আছে। এই যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছেন তারা কি স্থায়ী, মানে যে অ্যাড্রেস আপনারা বলছেন সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা? হ্যাঁ, স্থায়ী বাসিন্দা। তার মধ্যে ঝাড়গ্রামের একজন আছে, ঝাড়গ্রামের আছে, বেলিয়াবেড়া এলাকায়, বেলিয়াবেড়া ওপি এলাকায়। তার বাসস্থান বা অন্যান্য কিছু আমরা অনুসন্ধান করছি।
স্যার ওই ঝাড়গ্রাম থেকে এখানে এসে ওদের সাথে পরিচয়টা কীভাবে হলো? ওদের ইন্টারলিঙ্ক থাকে। যেটা জানা যাচ্ছে একটা ভাড়া বাড়ি থেকে তারকেশ্বর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুজনকে, ভাড়া বাড়িতে থাকে 14 নম্বর ওয়ার্ড পানিপথ। হ্যাঁ, ওরা এসে ওখানে ছিল এই কারণেই যে ওরা এই যে বিভিন্ন তারকেশ্বরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন থানা এলাকায় ওরা কাজ করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু তারকেশ্বরে কোনো টাওয়ার চুরি আমাদের রিপোর্ট নেই। আমাদের জামালপুর, মেমারি, হরিপাল, এই মানে এইসব জায়গায় জাল, এইসব জায়গাগুলো জাল বিছিয়েছিল। ভাড়া বাড়িতে যারা থাকতো তারা কি তারকেশ্বরেরই বাসিন্দা না অন্য জায়গা থেকে এসে তারা এখানে ভাড়া থাকতো? অন্য জায়গা থেকে এসে ওখানে ভাড়া থাকতো। সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তদন্ত চলছে, তদন্ত প্রাথমিক অবস্থায় আছে। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आ रही है, जहां नाली से पानी निकासी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घर के पास पानी रिसाव बना नाली विवाद का कारण एक पक्ष के लोगों ने तलवार से दूसरे पक्ष पर किया हमला। तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया पुलिस प्रशासन। अलीनगर थाना क्षेत्र के सरने गांव की घटना। आपका नाम ऊपर से बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं सरने गांव का निवासी हूं। राजेश जी, क्या मामला है? पहले थाने पे आए हैं। मामला यही है, पानी बहाने को लेकर के विवाद है। हमारे बगल में पंडित जी का मकान है, वो कभी पानी 3 सेट के रविदास मंदिर के पास नहीं बहता था। आज 2-3-4 दिनों से पानी बहा रहे हैं। इसी को लेकर विवाद हो गया। विवाद में क्या हुआ आगे? विवाद में हम लोग सारे सम्मानित व्यक्ति को बुला करके कह रहे थे कि आइए इन पंडित जी को समझाइए कि ये पानी जो समुचित जगह पे इसका निपटारा कर दें, पोखरी की तरफ उधर पानी बहा दें, लेकिन उन्होंने माना नहीं। इसी बात को लेकर के थोड़ा कहा सुनी हुआ। इसमें वो तुरंत तलवार निकाल करके चलाने लगे, भाजने लगे। उसमें किसी को चोटें भी आई हैं तलवार से? हाँ, हमारे राकेश जी जो बीच बचाव कर रहे थे, उन्होंने गए, उनको समझा ही रहे थे कि तुरंत तलवार से उनके सर पे मार दिए और आत्मघात, मतलब इतना तेज मारे हैं कि बच गए भगवान की दया से, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती। जान से मारने की मतलब? जान से मारने की पूरी साजिश थी। आप थाने पे आए, पूरी कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम थाने पे आए हैं, यही कार्रवाई चाह रहे हैं कि प्रशासन हम लोगों को न्याय दिलवाए। दबंग व्यक्ति, मन बढ़ू व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई, हमको न्याय मिले कि ये बार बार हम लोगों को, गरीब आदमी को गाली देते हैं, जाति सूचक शब्द से पुकारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा न करें, हम लोगों को शांति भाव से जीने दे, अपने भी जिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां गौकशी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। तीनों तस्करों के पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल बरेली भेजा गया है। अभियुक्त गण के 5 साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उक्त मुठभेड़ के संबंध में थाना इज्जत नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जनपद बरेली में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जितने गंभीर अपराधों में वांछित हैं उनके विरुद्ध लगातार गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था और इसी के अंतर्गत आज थाना इज्जत नगर में 3 ऐसे अभियुक्त जो गौकशी के मुकदमे में वांछित थे
उनको गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के उपरांत। इनके नाम इस प्रकार हैं। इनमें से जो इनका गैंग लीडर है उसका नाम है वसीम, वह बूढ़ा गांव भोजीपुरा का रहने वाला है। इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं पहले से। इसके दोनों घुटनों पे गोली लगी है। इसके अलावा 2 और हैं जिसका नाम अफसर और इसके साथ साथ जावेद है। इन दोनों के भी पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के उपरांत इनको जिला अस्पताल में लाया गया। अभी इनका इलाज चल रहा है। इसके बाद में इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ये अभ्यस्त गौकश हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए और इनको गिरफ्तार करके अभी भेजा जा रहा है। इसके उपरांत भी इनके ऊपर आगे भी विधिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और प्रभावी पैरवी करते हुए इनको कोर्ट से भी जल्दी से जल्दी सज़ा कराने की कोशिश की जाएगी। सर, इनसे क्या क्या चीज़ें बरामद? इनके पास से काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इन तीनों के पास में से एक तमंचा बरामद हुआ है। तो 3 तमंचे बरामद हुए हैं इनके पास से। एक इको गाड़ी, एक पिकअप जो ये गौकशी में औजार प्रयुक्त करते थे, वे औजार बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक बाइक बरामद हुई है और इन तीनों को अभी जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में 5 लोग अभी भी वांछित हैं, उन्हें भी जल्दी पकड़ा जाएगा और उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने मुकदमे दर्ज हैं? किया गया है? इसके लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और इसमें इनाम की पूरी संभावना है। ये गौकशी घटना कहाँ करी थी इन्होंने सर? ये गौकशी की घटना इन्होंने 2 हफ्ते पहले सहारा ग्राउंड पड़ता है थाना इज्जत नगर में, हाईवे के साथ साथ है, यहाँ पे इन्होंने घटना करी थी। और आज जब पुलिस टीम वहाँ पे गश्त कर रही थी तो ये उसी ग्राउंड में, सहारा ग्राउंड में ही इनको मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। बदमाश कहाँ के रहने वाले सर? ये तीनों बदमाश जो हैं ये भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें जो गैंग लीडर है इनका वसीम, वह बूढ़ा गाँव का रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का भव्य आयोजन होने वाला है। इस बीच इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के संबंध में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी है, आप कल्पना कर लो 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं? 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है हमारे लिए वो भी बड़ी बात। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा, वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे? छोटे को भी खड़ा करो, ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं, कैपिटल में भी दे रहे हैं, बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन से एमएसएमई के लिए तो आज माननीय कैलाश जी साहब ने सही कहा है, एमएसएमई की हमारी पॉलिसी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी मालवा चैम्बर है ना, उसी के अध्यक्ष है ना, तो आप एक बार पॉलिसी पढ़ करके फिर इसमें आप और बताना जो छूटा है वो भी जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, इसमें कोई देर नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब बात आज से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर लेते हैं। No teams that you can take lightly. What a catch! Got in! No teams. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप है जो कि विश्व क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित की जाती है।
क्रिकेट विश्व कप के बाद इस चैंपियनशिप को क्रिकेट की सबसे बड़ी कंपटीशन के रूप में देखा जाता है। इस चैंपियनशिप को कुछ लोग मिनी वर्ल्ड कप कहकर भी बुलाते हैं। इस चैंपियनशिप की शुरुआत साल 1998 में की गई थी और अभी तक कुल 8 बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा चुका है। साल 1998 में साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट का विजेता रहा था और इसके बाद साल 2000 में न्यूजीलैंड ने ये खिताब जीता था। साल 2002 में भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए थे। पिछली बार साल 2017 में हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान विजेता जबकि भारत उपविजेता रहा था। भारत ने वर्ष 2006 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। इस बार यानी साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भाग ले रही कुल 8 टीमों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमों को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें हैं। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च को होगा। चैंपियनशिप का फाइनल 9 मार्च को होगा। फाइनल मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में रखा गया है, लेकिन अगर भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच जाती है तो ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है और उसके सभी मुकाबले दुबई में ही होंगे। आइए अब इस चैंपियनशिप में भारत के खेले जाने वाले मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगा। भारत का दूसरा मुकाबला 23 फरवरी को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अपने तीसरे मुकाबले में भारत 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगा